Hello students, this is video number 29. This is video number 29 of geometrical optics, and this is a very important topic, optical instruments. मैं थोड़ा इस वीडियो के अंदर ह्यूमन आई के ऊपर बात करूंगा, बट नॉट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़े बात करेंगे कि गॉड का ये गिफ्ट कितना ज़बरदस्त तरीके से कैसे बनाया गया। इस तरह का कोई भी कैमरा, अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हम नहीं बना पाए हैं जो हमारी आई के अंदर जितनी करेक्टनेस, जितनी सोफिस्टिकेशन इसके अंदर है, उतनी हमारे किसी भी कैमरा के अंदर आज तक कोई क्रिएट नहीं कर पाया। कैमराज आर क्रिएटेड ओनली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द आई, बट उसकी एग्जैक्टनेस, उसकी प्रिसाइसनेस और उसकी सोफिस्टिकेशन अभी तक कोई क्रिएट नहीं कर पाया है। तो ज़रा उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आई के अंदर क्या है, और उसको थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बहुत ज़्यादा उसमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा हूँ, मैं उसके फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी आपसे बात करूँगा कि किस तरह से उसके वेरियस पार्ट्स कैसे काम करते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन आई। इसके अंदर जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं आपसे बात करूँगा। मैंने क्या बताया आपको कि ये दिस इज़ अ लेंस, ये लेंस है, लिखा भी है लेंस, ठीक है। ये आगे एक चीज़ मेरे लिए, ये मैं उस पर मैं उसको मार्क करके देता हूँ आपको, जिसको जिसको हम बात करने वाले हैं। आइरिस, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल, फिर आ गया आपका दिस रेटिना, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये सब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। मैं जो आपको सिखाऊंगा अभी, इसके ऊपर तो बहुत सी लोगों को आइरिस कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ इंटेंसिटी कंट्रोल करता है। ये जो पार्ट है ना आपका, ये इतना, ये इंटेंसिटी के लिए है कि किसी डार्क रूम में जाओगे तो ये अपने आप को इसको और आगे कर लेगा, और अल्टीमेटली आपको आपका कम पोर्शन जो है वो एक्सपोज्ड होगा। यू हैव सीन इट्स फंक्शन वाइल गोइंग इन टू अ थिएटर। जब आप जाते हो तो वहाँ पे डार्कनेस होती हो तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बट आफ्टर सम टाइम यू फील कंफर्टेबल और आपको सब कुछ दिखाई देना शुरू कर देता है, आगे पीछे भी। उसमें इसका मेन रोल है आइरिस का, जिसमें ये पहले जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया होता है, बिकॉज आप एक ब्राइट एरिया से आए होते हो और उस समय इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है लाइट की। एज सुन एज यू एंटर अ थिएटर, तो वहाँ पे इसकी जो एकदम ये अपने आप को चेंज, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है, और आपको वो बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आता है। लेकिन जैसे ही आप वहाँ बैठते हो तो यू अकोमोडेटेड विद द सिचुएशन, और ये आयरिस जो है ये अपनी पोजीशन को इस तरह से चेंज करता है, यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट डार्कनेस, इवन इन दैट डार्कनेस। तो जब वो वहाँ पे इस आइरिस का मेन रोल है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे काम करता है, याद रखना, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन आई में, वो ये है कि जो इमेज बननी चाहिए ना, वो इधर बननी चाहिए, रेटिना पे। ठीक है, आप समझ रहे हो बात को? क्या जो इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे बननी। आप किसी भी चीज को जो देख रहे हो उसकी इमेज आपकी रेटिना में बनती है। उसकी रेज गिरती हैं इस लेंस पे, उस लाइट, उस ऑब्जेक्ट की रेज गिरती हैं लेंस पे, और लेंस उसकी इमेज बनाता है रेटिना में, और रेटिना से वो जो रेज आप कैप्चर की जाती है और इमेजेस आती हैं, वो जाती है ब्रेन की तरफ इस नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन को, जो अल्टीमेटली ब्रेन और आई का कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली बनता है, एंड यू कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। बेसिकली आप ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, उसकी इमेज ही देख रहे हो। ये भी आपको यहां से क्लियर हुआ। इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप पास की चीजों को भी देख पाते हो और दूर की चीजों को भी देख पाते हो। इस पास यानी कि अल्टीमेटली आपका चेंज क्या हो रहा है हर बार? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज यू, तो यू आपका हर बार चेंज हो रहा है। लेकिन v, आपका v है इसका डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितनी दूर आपकी इमेज बनी। तो ये जो v है दैट इज फिक्स्ड, मतलब v आपकी आई के लिए फिक्स्ड है, लेकिन u बार बार चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर डिफरेंट वेरिएबल u के लिए आपको v एक ही जगह चाहिए, आप फॉर्मूला लगा के देखो, आप फॉर्मूला लगा के देखो क्या, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, सॉरी माइनस 1/u minus 1/v is equal to 1/f.
उल्टा लिखा मैंने, 1/v - 1/u, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है आपका फॉर्मूला। v इज फिक्स्ड, दैट मीन्स कि 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। आप समझ रहे हो, ये चीज फिक्स्ड हो गई। मान लो ये 10 हो गई, फिक्स हो गया 10 है ये जी, इसकी वैल्यू 1/v की वैल्यू 10 है। तो इन दोनों u चेंज होता जा रहा है, इन दोनों का सम हमेशा हमेशा क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब f भी चेंज हो। तो आपके आई में एक ऐसा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, और उसकी फोकल लेंथ को चेंज करने वाला कौन है, सिलरी मसल। ये मसल जो है ये इसको क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये जो आपका लेंस है ना, ये जो लेंस है, इसको यहां से प्रेशर और यहां से प्रेशर डालता है ऊपर और नीचे से, और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा कर देता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसा कर देता है। ये बात प्लीज समझना, ठीक है। जब इसने पास की चीज देखनी है, ध्यान से सुनना, जब इसने पास की चीज देखनी है तो इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, यानी पावर ज्यादा होनी चाहिए, कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए इस लेंस की। हमने लास्ट वीडियो में पावर ऑफ अ लेंस पढ़ा। यानी कि पास की चीज देखते टाइम आपको क्या चाहिए, आपको पास की चीज देखते टाइम आपका जो एफ है वो छोटा चाहिए, क्योंकि कन्वर्जिंग एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कि वो अल्टीमेटली आपकी जो इमेज है वो पर्टिकुलर उसी जगह बनाए, पास की चीज की भी। तो इसलिए वो उसकी उसकी जो फोकल लेंथ है उसको कम कर देता है, और फोकल लेंथ को कम करने के लिए उसको R1 और R2 की वैल्यू को कम करना पड़ता है। तो यहां पे ये इंटरेस्टिंग चीज है, और सिलरी मसल्स ये सब काम करते हैं प्रेशर डाल के। और अल्टीमेटली आपको एक और बात पता चल गई कि इसीलिए यहां पे अब हम जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आ रहे हैं तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने चाहते हैं अभी। जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ रहे हैं तो अब इतनी बात हमें पता चल गई कि ऑब्वियसली इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने की, इसके इसके फोकल लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की एबिलिटी जो है वो एक लिमिट तो ऑब्वियसली होगी कि आप कितना छोटा कर सकते हो उस लेंस के रेडियस को कि आपकी फोकल लेंथ छोटी से छोटी हो जाए। अब वो छोटे से छोटा करने के लिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर आप अपनी नोटबुक को या बुक को जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसको अपनी आईज के ज़्यादा क्लोज ले आओगे तो आपका ये जो सिलरी मसल है ये अपनी एबिलिटी लूज़ कर देगा, आपका लेंस एबिलिटी लूज़ कर देगा। वो बोलेगा भाई इतनी पास का तो मैं भी इसको आपको क्लियर कट इमेज नहीं बना पा रहा हूँ अपने रेटिना पे, इसलिए आपको फिर वो ढंग की चीज़ नहीं दिखाई देगी, या आपको ब्लड दिखाई देगा या आपको दो दो अक्षर दिखाई देंगे। इसीलिए डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग प्रॉपर चीज़ मुझे दिखाई दे। मैं अपने पास किसी अगर अल्फ़ाबेट को लेके आया तो मुझे एक ही नज़र आए। यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप कोई एक नोटबुक या बुक अपने पास लेके आओ और उसको बिल्कुल आईज के क्लोज रख दो तो आपको वो क्लियर नज़र नहीं आएगा, आपको ब्लर्ड नज़र आएगा। रादर आपको वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलग पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा ई है, कौन सा एन है, कौन सा डी है। तो इसलिए वो मिनिमम डिस्टेंस एक फिक्स्ड है, और वो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो बच्चों के लिए 15 सेंटीमीटर है। बड़ों के लिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपके ये मसल्स वीक होते जाते हैं, सिलरी मसल्स आपके जो हैं वो वीक होते जाते हैं, और इसलिए फिर अल्टीमेटली उसकी एबिलिटी जो है फोकल लेंथ को रिड्यूस करने की वो भी कम होती जाती है। इसलिए विद एज आपका देखोगे लोगों को फिर पास की स्पेक्टिकल्स लगना शुरू हो जाते हैं। ये अभी सिर्फ पास की बात हम कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक बात आपने याद रखनी है कि छोटे बच्चों के केस में अराउंड अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज, 12 ईयर्स ऑफ एज, तब तक उसकी जो ये मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है डैट इज़ 15 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वैसे ये रेंज चली जाती है 40 सेंटीमीटर के लगभग, और एवरेज जो माना गया है हर एक ह्यूमन के लिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो 25 सेंटीमीटर की हम बात याद रखेंगे कि 25 सेंटीमीटर इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल डी के साथ। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और हमने ये सीखना है इसमें कि ये इस डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अभी बताता हूँ उसमें क्या रोल है, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमने एवरेज ले लिया, ठीक है, जिसकी हर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, लेकिन तब भी हमने अपनी चीज़ों को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस डी की वैल्यू को याद रख लिया,
ठीक है, अब समझते हैं कि दूर की छोटी चीज़ को देखने के लिए हमारी आई क्या कैपेबिलिटी रखती है। अभी पास की मैंने आपसे बात कर ली, अब दूर की चीज़ों और छोटी चीज़ों को देखने की एबिलिटी की बात करते हैं। आप इसको इस तरह से समझना, आप इसको इस तरह से समझना कि अगर कोई भी एक छोटी चीज़ है, आपकी आई मैं बनाता हूँ यहाँ, आपकी ये आई मान लो ये है, ठीक है, ये आई बना ली, और आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है जो मैं अभी बात करूंगा आपके साथ, दूर की चीज़ें और छोटी चीज़ को देखने के लिए आई की एबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी एक यहां पे चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आई के ऊपर एक एंगल सबस्टेंड करती है, एक एंगल सबस्टेंड करती है। इस एंगल को हम आगे जाके थीटा नॉट बोलने वाले हैं, प्लीज़ ज़रा याद रखना। जो ऑब्जेक्ट एंगल सबस्टेंड करती है किस पे, आई पे, ठीक है, आई के इसके ऊपर, ठीक है। ये एंगल जो नॉर्मली वैल्यू है ना, ये 1/60 डिग्री, यानी कि 1 मिनट, एंगल का यूनिट होता है 1 मिनट। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, 1 डिग्री के अगर 60 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा जो हुआ एक एंगल का, दैट इज 1 मिनट। 1 मिनट का एंगल अगर यहां सबस्टेंड हो जाए, अगर 1 मिनट का एंगल हमारी आई पे सबस्टेंड हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट हमें नजर आती है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगी। ये बात हमने समझ ली, छोटी और दूर है ये ऑब्जेक्ट मेरे से। मैंने क्या किया, मैं इसको पास लेके आया, इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आया, इस ऑब्जेक्ट को पास लेके आया तो क्या एंगल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, यू कैन सी एंगल बढ़ा। एंगल बढ़ा तो चांसेस बढ़े कि मैं इसको देख सकता हूं, लेकिन अगर ये एंगल 1 डिग्री से, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 1 मिनट, 1/60 डिग्री, अगर ये एंगल 1 मिनट से ज्यादा हो गया या 1 डिग्री 1 मिनट ही हो गया तो मैं इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा, अदरवाइज मैं इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप कहते हो सर और पास क्यों नहीं लाते आप, मैं ले आया, पास ले आया, एंगल जो हुआ, एंगल बढ़ गया और एंगल जो हुआ वो 1 डिग्री से ऊपर हो गया। अब 1 डिग्री से तो ऊपर हो गया, लेकिन चक्कर ये पड़ गया कि ये जो डिस्टेंस था इसका यहां से लेके यहां तक का, ये 25 सेंटीमीटर से कम हो गया, यानी कैपिटल डी से कम हो गया। ये जो डिस्टेंस था ये कैपिटल डी से कम हो गया, ये डिस्टेंस जो हमने लिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो ये वो ऑब्जेक्ट ही दिखाई नहीं देगा, तो एंगल उंगल का तो स्यापा ही नहीं रहा। तो इसलिए यहां से हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है, इसलिए इससे ये बात एक क्लियर हो गई कि हमारी लिमिटेशन छोटी चीज को बड़ी करने की विद नेकेड आई, विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट यूजिंग एनी लेंस, हमारी नेकेड आई की जो कैपेबिलिटी है वो एक छोटी चीज को तभी देख सकती है अगर डी पे रहने पे, डिस्टेंस डी पे रहने पे, डी पता चल गया क्या, 25 सेंटीमीटर याद भी रख सकते हो। डी पे रहने पे अगर उस ऑब्जेक्ट का एंगल मेरी आई पे 1 मिनट के बराबर बना या उससे ज्यादा बना तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। अब अगर नहीं देख पाऊंगा तो फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तभी तो पढ़ने लगे हैं, तभी तो पढ़ने लगे हैं। तब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई उसको देखने का कोई और तरीका निकालो। इतनी बात तो हम लोगों को क्लियर हो गई कि जैसे जैसे हम आई के पास किसी ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो एंगल सबस्टेंडेड एट आई विल इंक्रीज, बट द प्रॉब्लम इज कि हम उसको ज्यादा पास आई के नहीं ला पाएंगे, हम डी से कम डिस्टेंस नहीं रख सकते आई से उस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि उससे कम ऑब्जेक्ट रखने पे उससे कम डिस्टेंस रखने पे आपका एंगल तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उस एंगल का आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपकी आई उससे आगे देख ही नहीं सकती किसी ऑब्जेक्ट को, एंगल उंगल की बात तो साइड पे रही। तो इसलिए इस डी का इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल डिस्कसिंग ऑल दीज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसलिए ये दिमाग में आपने बात रखनी है। इसलिए अब एक बात समझनी है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने से पहले एक बात आपको बता देता हूं, इन ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या देखो
अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या कहानी है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे लिए क्या करने वाले हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेरे लिए क्या करने वाले हैं, वो इस एंगल को बढ़ाएंगे, लेकिन इस एंगल को बढ़ाएंगे किसी भी तरीके से। ये जो एंगल बन रहा है ना, जो 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 ऑब्जेक्ट को डी नॉट पे डी डिस्टेंस पे रखने पे भी, देखो मैं दोबारा आई बनाता हूं फिर आपको दोबारा समझाता हूं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इंटरेस्ट डेवलप किए बिना ये सब नहीं आएगा, ये गारंटेड है। डी डिस्टेंस रखने पे, डी के डिस्टेंस पे रखने पे, आई से इसका डिस्टेंस मैंने डी रखा, ध्यान से रखना प्लीज़, मैं इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ एक। ये डिस्टेंस डी हो गया, इसकी हाइट एच है, और इसने आई पे एक एंगल सबटेंड किया। ये देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको, दिस इज थीटा नॉट। तो थीटा नॉट डिफाइन कर दिया हमने भाई। और इससे ज़्यादा एंगल क्या इस ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बन सकता है? नो, क्योंकि इस, हाँ बन सकता है एंगल, लेकिन वो मेरे फायदे का नहीं है, इसलिए मैं बोलूंगा बन ही नहीं सकता। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम है इस थीटा नॉट को बढ़ाना। थीटा नॉट क्या डिफाइन किया? थीटा नॉट कौन सा एंगल हुआ बताओ पहले? थीटा नॉट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when the object is placed at distance d from the eye। डिस्टेंस d कौन सा हुआ? ये 25 सेंटीमीटर जिसकी एवरेज वैल्यू है, लेकिन आपने बोलना है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। तो d डिस्टेंस पे रखने पे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कितना एंगल सबटेंड करती है आई पे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, कितना एंगल सबटेंड करती है वो आपका थीटा नॉट है। और मुझे मालूम है कि क्या इससे ज़्यादा एंगल बन सकता है? आपने बोला बन तो सकता है, आई के और क्लोज ले जाओ एंगल तो बन जाएगा बड़ा, लेकिन पंगा ये पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र नहीं आ सकती। फिर आपने वो ऑब्जेक्ट मेरी आई के लिए बड़ी कर दी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मुझे नज़र नहीं आएगी, इसलिए यहाँ से थीटा नॉट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आप मुझे बताओ क्या tan थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी नज़र आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या थीटा नॉट इज इक्वल टू एच बाई डी नज़र आ गया? बिल्कुल आ गया। इसलिए थीटा नॉट ये डिफाइंड है। अब एक बात और याद रखना, क्या मैंने ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे नहीं रखी होती फिर जो ये एंगल बनाएगी आई पे, क्या वो थीटा नॉट है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है थीटा नॉट। और तुम ऑब्जेक्ट को कहीं और ले जाओगे फिर वो थीटा नॉट नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब मैं लगाऊंगा ना, मतलब मान लो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने ए बनाया, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमने बी बनाया। अब उनकी मैंने कैपेबिलिटी जाननी है कि वो क्या, कितना कैपेबल मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर देखेंगे हम। क्या देखेंगे? मैग्नीफाइंग पावर। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो क्या होगी? मैग्नीफाइंग पावर होगी कि उसने उस थीटा नॉट को कितना बढ़ाया मेरे लिए, ज्यादा से ज्यादा उसने मेरे लिए कितना बढ़ा के दिया, मुझे इस थीटा नॉट को कितना बढ़ाया। मुझे मालूम है कि नेकेड आई से ये थीटा नॉट नहीं बढ़ सकता, नेकेड आई के लिए ये थीटा नॉट की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाला हूं जिससे मैं इस थीटा नॉट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। अब आपने समझना है कि उस थीटा नॉट की वैल्यू को हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे और बढ़ाने का एम है, ये आपने समझना है। पहले आपका टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। एक सिंपल माइक्रोस्कोप को हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग उसमें फुल डेवलप करेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। बड़ा सिंपल है, वर्किंग उसकी मुश्किल नहीं है, बट ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, थीटा नॉट, थीटा, मैग्नीफाइंग पावर, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है। एक आप इमेजिन नहीं कर सकते कि सिंपल माइक्रोस्कोप, आप जो माइक्रोस्कोप, बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है ये माइक्रोस्कोप, लेकिन है सिर्फ ये एक लेंस, और उस लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो, मैग्नीफाइंग लेंस भी बोलते हो। मार्केट से भी मिल जाता है, स्टेशनरी की शॉप से, ये मैग्नीफाइंग लेंस है ये लेंस, लेकिन इसका नाम क्या रखा है? सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहीं से कहानी स्टार्ट हुई। लोगों को आइडिया आया कि भाई ये देखो, ये एक तरीका है जिससे हम छोटी ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जहां मेरी नेकेड आई फेल हो जाती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है जब उसको डिस्टेंस डी पे रखा जाए तो भी वो एंगल अपना लेस देन 1 मिनट बनाती है, तो वो ऑब्जेक्ट तो मैं देख नहीं सकता अपनी नेकेड आई से। इसलिए उसको नेकेड आई से देखने के लिए वी हैव टू यूज सम इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट का, पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप।
आप पूरा फिनोमेना समझोगे। मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस, एक कन्वेक्स लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस लिया जिसका फोकस मैंने आपको दिखा दिया इधर फिगर में। मैं आपके साथ साथ बनाऊंगा कि आपको क्लैरिटी ज़्यादा बेटर रहे। एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने जानबूझ के एफ और पी के बीच में रखा, एक ऑब्जेक्ट जिसको मैंने जानबूझ के एफ और पी के बीच में रखा, यहां रखा, फाइन। एफ और पी के बीच में रखने पे, जब मैंने एफ और पी के बीच में रखता हूं तो आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि जो आपकी इमेज है ना, वो कहाँ बनती है जब एफ और पी के बीच में रखो तो ये एक इरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, इरेक्ट इमेज बनेगी। और वो आपको किस तरह से बनेगी मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छे से देखना है, ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है इस बात को। फर्स्ट रे ऐसे गई, आप ना ये एक लाइन बना लिया करो जब भी लेंस का काम करना है, तो ये एक लाइन बीच में सेंटर में ड्रॉ कर दो ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये रह गई, यहाँ तक जाना इसको लेके, और फिर इसको आपने ऐसे बना देना। ठीक है, फाइन, यहाँ चली गई, फाइन, हमें पता चल गया। दूसरी रे आपने इधर से निकालनी है, इसके इधर से पोल से, और उसको ऐसे ले जाना है, फाइन। आपको मालूम होना चाहिए पहले से कि एफ और पी के बीच में जब बनती है तो रेज डाइवर्जिंग बनती हैं। डाइवर्जिंग बनने का मतलब हुआ कि जो उसकी इमेज अब बनेगी ना, जो उसकी इमेज अब बनेगी वो कहाँ बनेगी, उसके लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इन दोनों रेज को। ठीक है, मेरी आई जो है, हाँ पहले आई भी बना लो। मेरी जो आई है वो यहाँ है, मेरी जो आई है वो यहाँ है, वो इन रेज को देख रही है, जितनी भी रेज वहाँ से आ रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसको एक इमेज नज़र आएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको इमेज नज़र आएगी, और वो जो इमेज उसको नज़र आएगी वो कहाँ आएगी, दैट इमेज विल बी, उसके लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। आओ करें। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। आपको सब समझ आ रहा है? ये जो इमेज है ये अब नज़र आएगी मेरी आई को, ये वाली इमेज मेरी नज़र आएगी। ये जो इमेज नज़र आएगी, अब आपने समझना है ज़रा प्लीज़ इस बात को। ये जो इमेज मुझे नज़र आई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को आप वी बोलते हो नॉर्मली, कि ये इमेज डिस्टेंस है, इट विल बी वी। चलो वी लिख दो इसको। जो आपकी यहां पे हाइट है इस इमेज की वो एच है, जो इसकी हाइट है ऑब्जेक्ट की वो एच है, फाइन। अब एक थीटा इस इमेज ने बनाया आई पे, और आई का मेरी बात सुनना ज़रा ध्यान से, एक अजम्पशन है हमारी आई की कि हमारा आई ना आपने यहीं पे मानना है, पी पे, यहाँ पे देखनी है इसकी, ये अजम्पशन है। आई चाहे आपको दूर नज़र आ रही है इस समय, लेकिन हमारी अजम्पशन है जब भी हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो हमने जो थीटा लेना है ना वो इस पी के साथ लेना है, कि ओ भी लिखते हैं, ओ के साथ लेना है या पी के साथ लेना है। ठीक है, तो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखना इस एंगल को, ये इंटरेस्टिंग है ये वाला एंगल जो आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले वो फिगर मेरे से ख़राब हो गई थी, आप इसको देख लो, वही सेम है, नथिंग इज़ डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे आपकी आई है, ये आपकी आई है। ठीक है, अब इमेज मैंने बताया आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। किसको? इन्हीं रेज़ को एक्सटेंड करूँगा मैं, आप देखो ध्यान से, इन्हीं रेज़ को एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये आपका एच डैश और एच आ गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको।
मैंने आपको क्या बताना था बेसिकली कि आई इसको मानो और ये एंगल आपका थीटा है। वहां थोड़ी गड़बड़ हो गई थी पिछली डायग्राम में, इसलिए मैंने दोबारा रीड्रॉ की है। ये थीटा हो गया, फाइन। जैसे ही ये मैंने थीटा देखा, किसने एंगल सबस्टेंड किया है? इस इमेज ने ऑन आई, ये इसके ऊपर। अब मुझे ये देखना है, अब मुझे ये अंडरस्टैंड करना है इधर कि मुझे मालूम है मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होती है थीटा अपॉन थीटा नॉट, और थीटा नॉट मैं पहले ही डिफाइन करके आया हूं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो थीटा नॉट वाली डायग्राम आपने बनानी है, जो थीटा नॉट आपको पीछे बताया। थीटा नॉट की वैल्यू तो याद रख लो, हर इंस्ट्रूमेंट के लिए थीटा नॉट की वैल्यू वही है कि ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे प्लेस जब होता है तो वो आई के ऊपर कितना एंगल सबस्टेंड करता है। तो थीटा किसके बराबर है? थीटा देखो जरा, थीटा लिख रहा हूं, थीटा लिख रहा हूं, देखना ये। अच्छा, एक चीज और मार्क कर लो यहां, एक चीज और मार्क कर लो, ये डिस्टेंस क्या है? यू, दिस डिस्टेंस इज यू, ठीक है। ये डिस्टेंस यू है, ये डिस्टेंस वी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस वी है। अच्छे से बना देता हूं, ये यू हो गया, ठीक है, ये वी हो गया। क्लियर कट नजर आनी चाहिए कुछ बातें आपको, देखो ध्यान से, क्लियर नजर आनी चाहिए। क्या कि मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर? मैंने क्या बोला हमेशा, हमेशा के लिए, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड किया आई पे, दैट इज थीटा नॉट, और इमेज ने कितना किया, दैट इज थीटा। तो इमेज ने थीटा किया और इसने थीटा नॉट किया। इसी के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे हमने एक बात लिख दी, इसी के बेसिस पे हमने एक बात लिख देनी है। क्या है वो? ध्यान देना प्लीज। थीटा अपॉन थीटा नॉट जैसे ही लिखा तो थीटा किसके बराबर? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, थीटा किसके बराबर? थीटा, और मैं यहां लिख रहा हूं साइड पे, tan थीटा इक्वल टू दिखाई दे रहा है आपको, बताओ tan थीटा इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? tan थीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन वी। और अगर थोड़ी सी आप ध्यान दो यहां पे तो आपको एक चीज और नजर आ रही है यहीं पे कि tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू एच अपॉन यू, एच अपॉन यू। तो यहां पे मैं, और थीटा नॉट मैं निकाल के लाया था पीछे से, क्या? एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। तो इसलिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एच अपॉन यू, एच अपॉन यू डिवाइडेड बाय एच अपॉन डी, एच अपॉन यू डिवाइडेड बाय एच बाई डी। तो मैग्नीफाइंग पावर यहां ऊपर लिख रहा हूं अब मैं, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या बन गई? इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया आपका डी अपॉन यू। खत्म कहानी, डी अपॉन यू। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे को आपको यहाँ ड्राइव करानी थी। थोड़ी सी कहानी और बची है अभी इसकी, आपके सिंपल माइक्रोस्कोप की, ठीक है, उसको भी मैं यहीं पे कवर करता हूँ और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी देखो, अभी इतना नोट कर लो पहले। इसमें क्या देखने वाली बात है, अब मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में हम बात करने वाले हैं। मिनिमम, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब होगी, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ज़रा ध्यान से सुनना आप। अभी आपने देखा कि मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया आपने? डी अपॉन यू। यू की ज्यादा से ज्यादा क्या वैल्यू हो सकती है? मैं बोलूंगा फोकल लेंथ के बराबर। तो U जितना ज्यादा होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी कम होगी। मैं लिखूंगा MP मिनिमम इज इक्वल टू D अपॉन F। खत्म कहानी। आप बोलोगे सर F से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती? भाई F से ज्यादा हो गई तो इमेज ही रियल बन जाएगी, तो वो तो आई देख ही नहीं पाएगी। इमेज तो आपकी बननी कहां चाहिए? उससे पीछे इरेक्ट, जैसी मैंने बनाई, वो तो तभी पॉसिबल है जब F और P के बीच में हो। तो इसलिए जब F और P के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना ही रखना है, तो आप कैसे ले सकते हो फोकल लेंथ की वैल्यू मोर देन, फोकल लेंथ की वैल्यू हाउ कैन इट बी मोर देन, सॉरी, यू की वैल्यू हाउ कैन बी मोर देन फोकल लेंथ? तो इसलिए डी अपॉन एफ इज द मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर यू कैन अचीव फ्रॉम अ लेंस, मिनिमम। लेकिन मिनिमम में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं? हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम में नहीं इंटरेस्टेड, मैंने बताया, लेकिन अच्छे से लिखोगे आप। मैक्सिमम हम कब ले सकते हैं? अगर क्या हो जाए,
मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर तब होगी, कॉन्सेप्ट से समझो। अब हमें लगता है कि मिनिमम वैल्यू यू की, क्योंकि आपने बोला मैग्नीफाइंग पावर यू है, अब हमें क्या लगने लगता है यार यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। आप रख दो पोल के ऊपर। भाई नहीं, आपका ये जो डिस्टेंस है ना यू, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपका ये थीटा मैक्सिमम, आप इमेज को इतना बना दो, बड़ी पास ले आओ, इमेज बड़ी पास बना दो, थीटा बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा जितना इमेज। अरे भाई फिर इस इमेज की भी तो टेंशन है। क्या टेंशन है इमेज की? कि इमेज भी डी डिस्टेंस पे होगी तो ही नजर आएगी, डी से कम डिस्टेंस पे होगी तो नजर आएगी नहीं। इसलिए जो v है आपका वो मैक्सिमम तभी, थीटा मैक्सिमम तभी हो सकता है, थीटा इज मैक्सिमम व्हेन व्हेन v इज इक्वल टू डी। सिंपल बात। इमेज कहां बने? डी पे। इससे कम नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्या बन सकती है? बन तो सकती है, आई को नजर ही नहीं आएगी, डी पे ही नजर आता है। इसलिए अब यहां से मैंने कॉन्सेप्ट लगाया, क्या अगर आप फॉर्मूला यूज करो तो कौन सा वाला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वाला, और यहां से कैलकुलेट करें कि v की वैल्यू क्या डाल दो, -d, साइन कन्वेंशन के साथ। v की वैल्यू कितनी डाल दो? v की वैल्यू डाल दी हमने -1/d, फिर u की वैल्यू -u, इसलिए +1/u आ गया, ठीक है, इक्वल टू 1/f। तो यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली आपने? u की वैल्यू कैलकुलेट करो तो क्या बना ये 1/u किसके बराबर बन गया? 1/u, 1/u बन गया 1/f प्लस 1/d, 1/f प्लस 1/d, 1/u की वैल्यू आ गई। फाइन, याद रहेगी मुझे, कोई बात नहीं। फिर मुझे मालूम है कि d मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होती क्या है, d/u। u की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली? 1/u की वैल्यू, 1/u की वैल्यू क्या निकाली? 1/f प्लस 1/d, डाल दो 1/u की वैल्यू, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम मिलेगी इक्वल टू d बाहर 1/f प्लस 1/d। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू, और ज़्यादा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, मिनिमम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा, 1+1/d/f, डी से मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट के अंदर, नथिंग एल्स। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो आपकी मिनिमम पावर क्या? d/f। मैक्सिमम पावर क्या? मैक्सिमम पावर। तो इसलिए लेंस जब भी मार्केट से खरीद के लाओगे, मैं बताता हूँ आपको, लेंस आपने मार्केट से खरीद के लाया 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का अगर लेंस खरीद, सुनना ध्यान से, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस लाया तो मैं बोलूँगा भाई कितनी उससे आपको मैग्नीफाइंग पावर मिल सकती है मिनिमम, तो मैं बोलूँगा 2.5, 25 डिवाइडेड बाई 10। मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 3.5, 1+d/f है, तो 3.5। बड़ा सिंपल है। एक लेंस की मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर आपने आराम से निकाल दी, कोई यूनिट्स नहीं होते मैग्नीफाइंग पावर के, देख लो आप, यूनिट फॉर्मूला से देखो ना, याद क्यों रखना है? d/u, डी भी किस में मेजर करते हो? मीटर में, वो भी मीटर में, तो कहाँ से यूनिट होंगे इसके? तो d/f का निकाला तो 2.5, 1+d/f, तो एक कोई भी कन्वर्जिंग लेंस मैंने अगर लाया कितनी फोकल लेंथ का, 10 फोकल लेंथ का, 5 फोकल लेंथ का लाया, तो उसकी मैक्सिमम हो सकती है 6, मिनिमम हो सकती है 5। तो मैं बोलूँगा भाई अगर तूने मेरे को एक कन्वर्जिंग लेंस दिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 5, तो मैं बोलूँगा उससे मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मैं कितनी अचीव कर सकता हूँ, मिनिमम कितनी अचीव कर सकता हूँ 5, और मैक्सिमम कितनी अचीव कर सकता हूँ 6। तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर आप लिख सकते हो 5 to 6, 5 to 6। तो ये अभी मज़ा नहीं आया, इससे एक लेंस से काम नहीं बनता, इसलिए फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि डबल मैग्नीफिकेशन की जाती है, 2 लेंस लगाए जाते हैं और 2 बार मैग्नीफिकेशन की जाती है ताकि हमें और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिले। तो जो माइक्रोस्कोप पे आपने आज तक लैब्स में काम किया हुआ है वो सारी के सारे कौन से देखे हैं आपने, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो कॉन्सेप्ट सारा इसके अंदर था, इसको बड़े अच्छे से सीखो, वो भी जिसको ये आ गया तभी वो सीख पाएगा उसको भी। थैंक यू वेरी मच।